हेलो एवरीवन, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम में 17 मार्च को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिमिलर टाइप पे पूछ सकते हैं। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स का देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हेन ए बेल फिक्स्ड ऑन ए साइकिल रिंग, जब कोई साइकिल रिंग पर क्या करते, बेल को फिक्स्ड कर देते, देन द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इज, तो वहां पे क्या एनर्जी किस पे कन्वर्जन होता है, चेंज होता है, बदलाव होता है। तो क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में बदल जाते हैं। तो बेल फिक्स्ड ऑन ए साइकिल रिंग व्हेन प्रेशर बाय फिंगर इज अप्लाइड, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, साउंड एनर्जी में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए डोर लॉक इज ओपनड बाय टर्निंग द लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इज 1 न्यूटन मीटर, द मिनिमम फोर्स इक्वल टू। तो टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है 0.2 मीटर, टॉर्क पता है 1 इक्वल टू एफ निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर, एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/0.2, एक कटेंगे पॉइंट तो ये 10, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, मतलब 5 न्यूटन चाहिए। कितना चाहिए मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो आपकी 5 न्यूटन चाहिए। दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोलता है, क्या बोलते क्वेश्चन नंबर 3 जनता देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या कि ए फोर्स एफ मूव्स ए लोड फ्रॉम ए टू सी एज शोन इन द फिगर बिलो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन विच ऑफ दिस लेंथ वुड यू यूज एज द डिस्प्लेसमेंट। कि एक फोर्स जो है एफ आपका मूव्स हो रहा है, ए लोड फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जा रहे हैं। तो एज शोन इन फिगर बिलो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क को कैलकुलेशन करने के लिए वर्कडन को, तो विच ऑफ दिस लेंथ वुड यू यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट, किस लेंथ को आप यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए सर। तो ऑप्शन इसके सी हो जाएंगे, वही तो डिस्टेंस यही तो 5 मीटर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मीटर वाला यूज करेंगे सर, एसी को यूज करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियन, इसमें 128 न्यूक्लियंस है, मतलब कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। इमिट्स ए बीटा पार्टिकल, वहां से बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। आफ्टर बीटा इमिशन होने के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विल बी, तो कितने न्यूक्लियंस वहां पे प्रेजेंट होगा बीटा इमिशन होने के बाद, तो कितना होगा 128 रहेंगे। कोई आपका सर परेशानी वहां से कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, जितना है उतना ही बने रहेंगे। तो बोलता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मास नंबर डज नॉट चेंज ड्यू टू इमिशन, बीटा इमिशन के दौरान क्या होता है, मास नंबर चेंज नहीं करता है, ठीक है। ओनली एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1, सिर्फ एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 1 से इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक नंबर जो है 1 से इंक्रीज कर जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब बीटा पार्टिकल इमिट करेंगे तो आपका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाते हैं, एटॉमिक मास पे कोई आपका चेंज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू माइक्रोवेव रेडिएशन,
माइक्रोवेव रेडिएशन के कंपेयर में आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा स्कैटर्ड कर रहे हैं। दूसरा जो आपकी रीजन इसका है, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वेवलेंथ है वो आपका माइक्रोवेव रेडिएशन के वेवलेंथ से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो 5 का ऑप्शन बी आपका ए इज ट्रू है, आर इज फॉल्स है। मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वेवलेंथ वो छोटा है माइक्रोवेव रेडिएशन के। रीजन गलत है और असर्शन सही है सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 6। व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, जब हम लोग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के स्टेम को प्रेस्ट करते हैं टेबल पर क्या किए, प्रेस्ट किए, द टेबल टॉप स्टार्ट वाइब्रेटिंग, टेबल टॉप जो है वो वाइब्रेट करने के लिए स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। दिस वाइब्रेशन आर डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये वाइब्रेशन जो है डेफिनेटली किसका एग्जाम्पल है, आपकी ऑप्शन सी हो जाएंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन का। किसका हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन का। बोलता है कि व्हेन अ स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, द टेबल टॉप स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ड्यू टू द पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फोर्स के द्वारा जो आपके पीरियोडिक फोर्स वहां पे अप्लाइड हुए उसके कारण वो वाइब्रेट करने लगते हैं। ये आपके जो एग्जाम्पल होते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फ्लोइंग इन इज ए क्लास 3 लीवर, क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल कौन है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्रोबार। क्रोबार जो होता है वो आपके क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला जाता है क्या सर, इसका 7 का जो एक्सप्लेनेशन है, फॉर क्लास 3 लीवर फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन द फुलक्रम एंड लोड जहां से लोड, ठीक है, क्या बोला गया कि आपके जो वेवलेंथ और आपके सर क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब आपकी क्या क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 का बोलता है क्या कि क्लास 3 लीवर के लिए फोर्स जो अप्लाइड होता है फलक्रम और आपके लोड के बीच में होता है। फलक्रम इधर लगा हुआ है, लोड यहाँ पे है, तो ये फोर्स कहीं यहाँ पे लगता है, बीच में लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास 3 लीवर। इसी कहाँ पे अप्लाई होता है, क्रोबार में। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8। The specific resistance of a conductor depend on its specific resistance बोला जाए तो आपकी रेजिस्टिविटी सर ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ना रेडियस पे डिपेंड करता है। सिर्फ किस पे करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, किस मटेरियल के बने हैं और कितना तापमान है, कितना टेम्परेचर है, उस पे डिपेंड करता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट वायरिंग विथ करेक्ट कलर कोड। कलर कोड के साथ कौन सही में आपका जोड़ा गया है सर, तो कौन सही जोड़ा गया, 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मेन वायर है, मेन वायर ब्लू वायर जो होता है ये आपका न्यूट्रल है। सर मेन से जो निकलते हैं वो स्विच आपका जो लगा रहता है वो आपका मेन लाइव वायर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, लाइव वायर में स्विच लगा रहता है। ब्राउन वायर आपका लाइव वायर है, ब्लू वायर आपका न्यूट्रल वायर है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। क्या बोला जाता है, फ्रॉम मेंस ब्लू वायर जो होता है न्यूट्रल के लिए शुड बी डायरेक्टली रीच दी अप्लायंस, और ब्राउन वायर जो होता है लाइव होते हैं वो आपके अप्लायंसेस को थ्रू ए स्विच आपका पहुंचता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कोई आपके अप्लायंसेज है, अप्लायंसेज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो एक आपके यहाँ पे स्विच लगा देते हैं सर। तो जो बोला जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल भी तो होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी करता है अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण में बैटरी। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस का मेल्ट होने के दौरान क्या होता है, क्या होता है, क्या होते हैं आपके ऑप्शन, ही एनर्जी इज ऑब्जर्व, एनर्जी ऑब्जर्व्ड होता है और टेम्परेचर वहां पे रिमेन कांस्टेंट होते हैं। मेल्टिंग के दौरान, आइस मेल्टिंग के दौरान ये क्या कर रहा है, ये आइस पिघल रहे हैं ना, तो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व करके क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर वहां पे रिमेन कांस्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के द्वारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, क्योंकि उसका इमेज मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कनकेव लेंस में हमेशा छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर बनता है, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 12 का ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन एन इवोकेटेड चेंबर, एवोकेटेड चेंबर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्लेस रख दिए, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके विल बी, तो रेडियो एक्टिव डीके के रेट दर क्या होंगे, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और रिमेन अनचेंज्ड होंगे। तो रिमेन अनचेंज होंगे, कोई वहां पे बदलाव देखने ना बढ़ेगा रेट ना घटेगा, क्योंकि स्लोप दी क्या बताता है सर, आपका बताता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय दी प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी पे डिटरमाइंड होते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट डज नॉट चेंज बाय इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला जाता है क्या, द ग्राफ गिवन बिलो शोज हीट एनर्जी सप्लाइड अगेंस्ट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि जो ग्राफ आपका दिखाया गया है बिलो में, आपका शो किया गया जो ग्राफ, वो हीट एनर्जी सप्लाइड हो रहा है टेम्परेचर में चेंज के अगेंस्ट, व्हेन नो एनर्जी लॉस्ट टू दी सराउंडिंग, सराउंडिंग में कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रहा है। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी, तो ये स्लोप जो है ग्राफ का क्या देगा, क्या देगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्या हीट कैपेसिटी देंगे, क्या देंगे, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होता है क्या, बोला जाता है सर, क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए कितना हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आगे जो बोला जाता है कि दिस इज टर्म्ड एज हीट कैपेसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है जनता, कि एक ब्लॉक ऑफ ग्लास पुश्ड इनटू द पाथ ऑफ द लाइट, एक ब्लॉक है ग्लास का, उसमें लाइट को क्या कर रहे हैं, पुश्ड कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, लाइट के पाथ इनटू एज सोन बिलो, जैसे आपको दिखाया गया है, कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स विल, तब यहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स क्या होगा, क्या होगा, जो x है वो x कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगा, तो क्या होंगे सर, इसके ऑप्शन ए जो होगा, मूव अवे फ्रॉम द स्लेब, स्लेब से दूर मूव करेगा, स्लेब से दूर मूव करेगा, क्योंकि हम लाइट को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धकेल कर रहे हैं, तो आपके फोकस भी जो होगा वो स्लेब से दूर जाएंगे। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि द लाइट पासिंग थ्रू ग्लास स्लेब विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल and after coming out in the air the light will converge out at a point away from the glass slab, ग्लास स्लेब से अलग, अगला यहाँ पे ग्लास स्लेब लगा दिए, तो
ए दूर चला जाएगा। यहाँ पे बेंड करेगा क्या करेगा, डाइवर्स कुछ इस तरह से और ए इस तरह से, जो एक्स यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक लगा दिए, तो ब्लॉक लगा दें तो एक्स जो है वो आपका स्लैब से क्या हो जाएंगे, दूर चला जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी 15 थे सारे हम लोग एमसीक्यू इंपॉर्टेंट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।